Hello everyone, welcome to lecture 6 of expectation value topic of quantum mechanics. In this lecture, we will discuss about uncertainty in physical observables. जैसे हमें पता है, क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल ऑब्जर्वेबल के मेजरमेंट प्रोसेस को समझने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स में जो अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, उस अनसर्टेनिटी के कॉरिस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अनसर्टेनिटी के कॉरिस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, उस ऑपरेटर को यूज करके अनसर्टेनिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू डिफाइन द अनसर्टेनिटी ऑपरेटर। अनसर्टेनिटी ऑपरेटर क्या है वो समझने के लिए कुछ पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, दिस वन, प्लीज रीड दिस। इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi is an eigenstate of the operator a cap, then there will be no uncertainty in the value of the physical observable a in the state psi। मतलब स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi अगर a cap ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, देन स्टेट psi के लिए फिजिकल ऑब्जर्वेबल a प्रिसाइजली डिफाइंड होगा एंड अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल a फॉर द स्टेट psi विल बी जीरो। स्टेट psi के लिए फिजिकल ऑब्जर्वेबल a में अनसर्टेनिटी कितना होगा? जीरो। और ये कब ट्रू है? व्हेन psi स्टेट इज एन आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर a cap। इसी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म यहां पे लिखा गया है, a cap psi इक्वल टू लैम्डा psi। इसका मतलब psi इज एन आइगन स्टेट ऑफ a cap ऑपरेटर और आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा। तो psi a cap का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू कितना है? लैम्डा। तो सिंस psi इज एन आइगन स्टेट ऑफ a cap ऑपरेटर, देयरफॉर uncertainty in the physical observable a for the state psi will be zero। वो रिपीट करते हैं, स्टेट psi अगर a cap ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, देन psi स्टेट के लिए फिजिकल ऑब्जर्वेबल a प्रिसाइजली डिफाइंड होगा। अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल a कितना होगा? जीरो, प्रोवाइडेड स्टेट ऑपरेटर का आइगन स्टेट होना चाहिए। सम एग्जांपल, स्टेट psi अगर एनर्जी का आइगन स्टेट है, देन एनर्जी psi स्टेट में प्रिसाइजली डिफाइंड होगा और एनर्जी में अनसर्टेनिटी कितना होगा? जीरो। इफ स्टेट psi इज एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी ऑपरेटर, देन energy will be precisely defined in the state psi. The corresponding uncertainty in energy will be equal to zero। स्टेट psi अगर मोमेंटम का आइगन स्टेट है, लीनियर मोमेंटम का आइगन स्टेट है, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल प्रिसाइजली डिफाइंड होगा फॉर द स्टेट psi। लीनियर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना होगा? जीरो। इफ स्टेट psi इज एन आइगन स्टेट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, देन लीनियर मोमेंटम विल बी प्रिसाइजली डिफाइंड फॉर द स्टेट psi। द कॉरिस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल जिस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आइगन स्टेट होगा
वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल प्रिसाइजली डिफाइंड होगा फॉर दैट स्टेट। ठीक है, इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल is an eigenstate of a physical observable, then that particular physical observable will be precisely defined in that state. The corresponding uncertainty will be equal to 0. This is basically the physical meaning of eigenstate of an operator. किसी ऑपरेटर का आइगेनस्टेट का मतलब क्या होता है? In that state, the physical observable will be precisely defined. अगर मोमेंटम का आइगन स्टेट है तो मोमेंटम प्रिसाइजली डिफाइंड होगा, एनर्जी आइगन स्टेट है तो एनर्जी प्रिसाइजली डिफाइंड होगा, पोजीशन का आइगन स्टेट है तो पोजीशन प्रिसाइजली डिफाइंड होगा। जिस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आइगन स्टेट है वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल प्रिसाइजली डिफाइंड होगा फॉर दैट स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। If the state of the particle psi is an eigenstate of the operator a cap, then the expectation value of the physical observable a for the state psi will be equal to the eigenvalue of the operator a cap. मतलब स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi a cap का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा। देखिए यहां पे लिखा भी गया है psi जो है वो a cap का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा। देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a फॉर द स्टेट psi विल बी इक्वल टू लैम्डा। psi स्टेट में फिजिकल ऑब्जर्वेबल a का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi a कैप ऑपरेटर का आइगन स्टेट है एंड आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा। ठीक है, इन दैट केस स्टेट psi के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। स्टेट psi अगर a कैप ऑपरेटर का आइगन स्टेट है तो फिजिकल ऑब्जर्वेबल a का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू सेम आएगा फॉर द स्टेट psi। वन एग्जांपल, सपोज स्टेट ऑफ द पार्टिकल एनर्जी आइगन स्टेट है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल एनर्जी आइगन स्टेट है, तो फॉर दैट स्टेट एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एनर्जी का आइगन वैल्यू सेम। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, फॉर द nth स्टेट psi n जो एनर्जी आइगन वैल्यू है फॉर द nth स्टेट psi n जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो आता है n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। सो 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर nth स्टेट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू ये आता है एंड जो psi n स्टेट है वो एक एनर्जी आइगन स्टेट है। ओके, नाउ अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी
for the state psi n. psi n स्टेट में एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है बताइए। अब यहां पे क्या है बताया गया, psi n एनर्जी आइगन स्टेट है, और सिंस ये एनर्जी आइगन स्टेट है तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी इक्वल टू ईच अदर। जो एनर्जी का आइगन वैल्यू है वही एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, बिकॉज यहां पे जो psi n स्टेट है वो एनर्जी का आइगन स्टेट है, इसलिए एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एनर्जी का आइगन वैल्यू सेम है, जो प्रॉपर्टी यहां पे बताया गया। स्टेट psi अगर फिजिकल ऑब्जर्वेबल A का आइगन स्टेट है, देन फिजिकल ऑब्जर्वेबल A का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अनसर्टेनिटी ऑपरेटर क्या है समझने के लिए। लास्ट स्लाइड में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन्हीं का यूज करके आगे प्रोसीड करेंगे। So, if the state of the particle psi is an eigenstate of the operator a cap, state of the particle psi अगर a cap operator का eigenstate है, then a cap acting on psi is equal to lambda psi। और ये हमने अभी डिस्कस किया, स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi अगर a cap ऑपरेटर का आइगन स्टेट है तो आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए सेम आता है। तो यहां पे देखिए आइगन वैल्यू है लैम्डा, आइगन वैल्यू के बदले क्या रिप्लेस किया गया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। और ये रिप्लेस करना इसलिए पॉसिबल है बिकॉज स्टेट psi इज एन आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर ए कैप। तो हम आइगन वैल्यू के बदले एक्सपेक्टेशन वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं because both are equal to each other। okay, now यहां पे आप देखिए a cap psi is equal to expectation value of a into psi। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a cap माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a into I cap acting on psi is equal to 0। मतलब यहां पे ये एक ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा ये एक ऑपरेटर है, ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई कैप। ये जो ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज एक्टिंग ऑन psi एंड इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi अगर a कैप का आइगन स्टेट है तो ये रिलेशन ट्रू है। एंड वी ऑल्सो नो दैट इफ स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi इज एन आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर a कैप, देन अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल A फॉर द स्टेट psi विल बी इक्वल टू 0। psi स्टेट में फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए में जो अनसर्टेनिटी होगा वो 0 होगा, ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi अगर ए कैप ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, सो इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर ए कैप, psi a cap का आइगन स्टेट नहीं है, then a cap acting on psi is not equal to lambda psi, and since state of the particle a cap का आइगन स्टेट नहीं है तो lambda मतलब आइगन वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम नहीं हो सकता। आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम कब होता है, जब psi a cap का आइगन स्टेट है। In this case,
स्टेट साई ए कैप का आइगन स्टेट नहीं है, इसलिए आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम नहीं होगा। तो अब देखिए क्या रिलेशन है, ए कैप एक्टिंग ऑन साई इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू साई। इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई कैप एक्टिंग ऑन साई इज नॉट इक्वल टू 0। यह बेसिकली एक ऑपरेटर है, जैसा पहले भी बताया गया, ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई कैप एक्टिंग ऑन साई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो साई ए कैप ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, नाउ साई अगर ए कैप का आइगन स्टेट नहीं है, इन दैट केस अनसर्टेनिटी इन ए फॉर द स्टेट साई कितना होगा, इट विल बी नॉन जीरो। अभी हमने डिस्कस किया था स्टेट साई अगर ए कैप का आइगन स्टेट है तो अनसर्टेनिटी 0 होता है, और स्टेट साई अगर ए कैप का आइगन स्टेट नहीं है तो अनसर्टेनिटी कितना होगा, नॉन जीरो। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट करेंगे। स्टेट ऑफ द पार्टिकल साई जब ए कैप का आइगन स्टेट है, इन दैट केस ये ऑपरेटर acting on psi is giving us 0, and the uncertainty in physical observable A is also equal to 0. But when the state psi is not an eigenstate of operator A cap, state psi जब A cap operator का eigenstate नहीं है, then the same operator acting on psi is not equal to 0, and the uncertainty in the physical observable A is equal to non-zero. ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, psi स्टेट जब A कैप ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, इन दैट केस ये जो ऑपरेटर है जो ऊपर लिखा गया था, ये ऑपरेटर अगर हम साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0, एंड अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए कितना है, 0। ये ऑपरेटर ऑपरेट करने पे भी 0 आ रहा है और अनसर्टेनिटी भी कितना आ रहा है, 0। एंड स्टेट साई अगर ए कैप का आइगन स्टेट नहीं है, इन दैट केस ये सेम ऑपरेटर जब हम साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो नॉन जीरो आ रहा है, एंड अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए कितना है, नॉन जीरो। तो ये ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट करेगा तब भी नॉन जीरो है, एंड ए में अनसर्टेनिटी भी कितना है, नॉन जीरो। तो इन दो रिलेशन को थोड़ा कंपेयर कीजिए, जब ये ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो 0 आया, अनसर्टेनिटी भी कितना है, 0। ये ऑपरेटर जब साई पे ऑपरेट कर रहा है, यहां पे कितना आया था, नॉन जीरो, अनसर्टेनिटी भी कितना आया, नॉन जीरो। इसका मतलब है ये जो ऑपरेटर है वो किससे रिलेटेड होगा, अनसर्टेनिटी ऑपरेटर से, बिकॉज ये ऑपरेटर जब साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और रिजल्ट कितना आया, 0, तो अनसर्टेनिटी भी कितना है, 0। सेम ऑपरेटर साई पे ऑपरेट किया और रिजल्ट कितना आया, नॉन जीरो,
तो अनसर्टेनिटी भी कितना है, नॉन जीरो। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है ये किसी ना किसी तरीके से किससे कनेक्टेड है, अनसर्टेनिटी ऑपरेटर से कनेक्टेड है। बिकॉज जिस स्टेट में अनसर्टेनिटी जीरो है उस स्टेट में जब हम ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। जिस स्टेट में अनसर्टेनिटी नॉन जीरो है उस स्टेट में जब ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं रिजल्ट नॉन जीरो है। तो ये ऑपरेटर किससे कनेक्टेड है, अनसर्टेनिटी ऑपरेटर से कनेक्टेड है। ठीक है। In the second part of the lecture, we will discuss about how to calculate uncertainty in the physical observables. जैसा लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया, uncertainty operator can be written like this. ये uncertainty operator का मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बारे में डिटेल्स में लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया था। By applying this uncertainty operator on the state of the particle, we can calculate the uncertainty in the physical observable A for the state psi. इस uncertainty operator को अगर हम state of the particle के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, फिजिकल ऑब्जर्वेबल A में जो uncertainty प्रेजेंट है वो पता चलेगा फॉर द स्टेट psi. सपोज हमने इस अनसर्टेनिटी ऑपरेटर को डेल्टा ए कैप, इस ऑपरेटर को साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया एंड साई इज एन आइगन स्टेट ऑफ ए कैप ऑपरेटर, देन इट विल बी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए फॉर द स्टेट साई is equal to 0. Similarly, if we operate uncertainty operator on the state phi and phi is not an eigenstate of a cap, हम uncertainty operator को phi state के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और phi state a cap operator का eigenstate नहीं है, then after operating uncertainty operator, result will be non-zero. It means uncertainty in the physical observable A for the state phi will not be equal to 0. इसका मतलब हुआ इस uncertainty operator को हम state of the particle के ऊपर ऑपरेट करेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा, किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए में अनसर्टेनिटी पता चलेगा फॉर द स्टेट साई. सिर्फ हमें क्या करना है, अनसर्टेनिटी ऑपरेटर को स्टेट ऑफ द पार्टिकल के ऊपर ऑपरेट करना है. तो फिजिकल ऑब्जर्वेबल में जो अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगा. ओके, देयरफॉर uncertainty in the physical observable A in the state psi can be written as this. State psi के लिए physical observable A में जो uncertainty है उसको हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या फॉर्मूला है, uncertainty in the physical observable A for the state psi is equal to magnitude of uncertainty operator acting on psi. ये जो ऑपरेटर है ये uncertainty ऑपरेटर है. ये uncertainty ऑपरेटर स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi के ऊपर ऑपरेट करेगा. जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, इंफॉर्मेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए फॉर द स्टेट साई. ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट करने पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उस इंफॉर्मेशन का जो मैग्नीट्यूड है
वही क्या रिप्रेजेंट करता है? अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल। तो किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम इस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल को कैसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे ये मैग्नीट्यूड पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट ए डॉट प्रोडक्ट विथ ए। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिखते हैं अंडर रूट ए डॉट ए। और ये जो रिलेशन यहां पे लिखा गया है ये किसके लिए ट्रू है? इट इज ट्रू फॉर रियल वेक्टर्स। ठीक है, अगर वेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ A इज ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ A हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट A डैगर A। दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। तो रियल वेक्टर्स के लिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर अगर कॉम्प्लेक्स है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट डिफरेंस क्या है? रियल वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट आया है और कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए इनर प्रोडक्ट आया है। ये जो प्रोडक्ट यहां पे लिखा गया है ए डैगर ए, ये बेसिकली क्या है? इनर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इन क्वांटम मैकेनिक्स जो वेक्टर्स की हम बात करते हैं वो इन जनरल क्या है? कॉम्प्लेक्स। वेक्टर आपका ऑलवेज रियल होगा जरूरी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर आपका इन जनरल कॉम्प्लेक्स वेक्टर होता है। इसीलिए अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले में ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए इस मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए डैगर ए, और ए के बदले यहां पे क्या है? ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए आई कैप acting on psi. This is a vector. Please be careful. हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये वेक्टर है तो क्या फॉर्मूला था? ए डैगर ए, तो इस वेक्टर का डैगर इनटू ए वेक्टर। सॉरी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो यूज करके हम ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ए डैगर इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये जो मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन है इसी को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम
एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, uncertainty in the physical observable A for the state psi can written as this। मैथमेटिकल फॉर्मूले में जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उसको ये लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो यूज किया गया। नाउ इस स्टेप में क्या चेंजेस किए गए हैं? वी नो दैट फॉर टू मैट्रिसेस A and B, AB होल डैगर इज इक्वल टू B डैगर A डैगर। ना अब देखिए यहां पे जो क्वांटिटी है दिस इज A B होल डैगर, इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, तो A B होल डैगर। तो A B होल डैगर को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है? दिस इज B डैगर and this is A dagger। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो यहां पे बताया गया वो यूज किया गया है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप जो साई डैगर है उसको सेम रखा गया है एंड यहां पे आप नोटिस कीजिए ये जो क्वांटिटी है दिस वन, इसको हम लिख सकते हैं A डैगर माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, किसी नंबर का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? उस नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहां पर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक नंबर है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया? एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू आई डैगर। रिमेनिंग पार्ट सेम। ओके, तो इस स्टेप में सिर्फ ये जो ऑपरेटर है इसका डैगर कैलकुलेट किया गया है टर्म बाय टर्म। ओके, नाउ यहां पे ए कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? ए कैप इज एन ऑपरेटर कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल एंड यू नो दैट ऑल ऑपरेटर्स corresponding to physical observables in quantum mechanics are Hermitian operators। तो ए कैप ऑपरेटर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ए कैप ऑपरेटर क्या होगा? हर्मिशियन। ए कैप हर्मिशियन होने का मतलब ए डैगर हम क्या लिख सकते हैं? ए। ठीक है, नाउ ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? फॉर एनी फिजिकल ऑब्जर्वेबल एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल नंबर्स। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर रियल नंबर है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा? सेम। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम आता है। एंड आई कैप इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का डैगर कितना आएगा? सेम आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस किए गए हैं। यहां पे ए डैगर था, ए डैगर के बदले क्या है? ए, बिकॉज ए इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, उसके बदले क्या आ गया? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बिकॉज इट इज ए रियल नंबर। एंड आई डैगर के बदले क्या लिखा गया है? आई। आइडेंटिटी ऑपरेटर का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और डैगर सेम आता है। रिमेनिंग पार्ट सेम। ठीक है, क्लियर? नाउ आप यहां पे नोटिस कीजिए दिस ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर आर सेम, और दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम ऑपरेटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया?
इन दोनों को एक साथ लिखा गया है। देखिए, अंडर रूट साई डैगर ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए आई कैप होल स्क्वायर साई। ये जो दो ऑपरेटर्स हैं, इन दोनों को एक साथ ये लिखा गया है। रिमेनिंग पार्ट सेम। ठीक है। ना ये मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन मैट्रिक्स नोटेशन हम ये लिख सकते हैं, किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन मैट्रिक्स नोटेशन एज्यूमिंग द स्टेट साई इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ये जो साई स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है। तो आप नोटिस कीजिए, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले में जो ये बी कैप है, बी कैप के बदले यहां पर ये ऑपरेटर है। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये ब्रैक अंडर रूट, ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होल स्क्वायर। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है। जस्ट आप क्या कीजिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो ये फॉर्मूला है उसको इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो बेसिकली इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए फॉर द स्टेट साई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया, फिर टर्म बाय टर्म एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए फॉर द स्टेट साई, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो अनसर्टेनिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए अगर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है तो हम यही मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है। In the third part of the lecture, we will discuss about some previous year questions on uncertainty calculation. फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो गेट 2019 में पूछा गया था। प्रॉब्लम है ये, जस्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में
पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन अनसर्टेनिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है, 4 ऑप्शंस गिवन है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटन एज दिस। इसका मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आसानी से पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर द गिवन वेव फंक्शन पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। लेक्चर 2 में यह बताया गया था इफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज आइदर सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक about x equal to x naught, then expectation value of the position of the particle for the given wave function will be equal to x naught. पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर x इक्वल टू x नॉट के अबाउट आइदर सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, x नॉट। ठीक है। नाउ लुक एट द ग्राफ। ये जो वेव फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। जो वेव फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, जो ग्राफ गिवन है, ग्राफ x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, 0। बिकॉज जो वेव फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, वो ग्राफ से क्लियर है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी कितना होगा, 0। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में लेक्चर 2 में डिस्कस किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले वेव फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वेव फंक्शन वी कैन राइट psi of x equal to k is a constant for this region and this region। ये ग्राफ से क्लियर है इन दोनों रीजन में वेव फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो है और नॉन जीरो वैल्यू कितना है, कैपिटल K विच इज अ कांस्टेंट, एंड वेव फंक्शन इज 0 फॉर अदर रीजन्स। तो क्वेश्चन में जो वेव फंक्शन का ग्राफ गिवन है उससे हम वेव फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म ये लिख सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर रीजन में नॉन जीरो है और बाकी सारे रीजन में क्या है, 0। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। ओके। इसके बारे में डिटेल्स में लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया था। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला लिखा गया है इसके बारे में लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया था। नाउ जो ग्राफ ऑफ द वेव फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिंस ग्राफ ऑफ द वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, therefore the given wave function is a even function। वेव फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वेव फंक्शन क्या होगा, साई एक इवन फंक्शन होगा। तो साई अगर इवन फंक्शन है तो न्यूमरेटर में जो ये इंटीग्रेंड है ये भी इवन फंक्शन होगा।
एंड डिनोमिनेटर में जो ये इंटीग्रेंड है ये भी इवन फंक्शन होगा, बिकॉज जो गिवन वेव फंक्शन है वो इवन फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी क्या है, इवन फंक्शन। ठीक है, नाउ इंटीग्रेंड इवन फंक्शन है और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, -∞ टू +∞। तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करके इन इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ∞। डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा गया है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ∞। ये लिखना इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इंटीग्रेंड इवन फंक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म 0 टू ∞, ये जो लिमिट है इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जो ये 0 टू ∞ लिमिट है, इस लिमिट के अंदर सिर्फ ये एक इंटरवल है जिस इंटरवल के अंदर वेव फंक्शन नॉन जीरो है। 0 टू ∞ के अंदर ये एक ही इंटरवल एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर वेव फंक्शन क्या है, नॉन जीरो। तो सिर्फ यही इंटरवल नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए लोअर लिमिट क्या लिखा गया, a/2 माइनस d/2 दिस वन, और अपर लिमिट लिखा गया है a/2 प्लस d/2 दिस वन। जिस रीजन में वेव फंक्शन नॉन जीरो है सिर्फ उसी रीजन के अंदर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, उसी से नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उससे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो रीजन है इस रीजन में वेव फंक्शन का वैल्यू कितना है, k। तो अब देखिए वेव फंक्शन के बदले k रिप्लेस कर दिया गया इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। k एक रियल कांस्टेंट है इसलिए साई स्टार भी क्या आएगा, k ही आएगा। बस रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम होता है ना। आप यहां पे नोटिस कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में k स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा। कैंसिल करने के बाद ये इंटीग्रेशन आएगा, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। आप इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करके अगर हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इट्स अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट रिप्लेस कीजिए, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी दिस। अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला ये था, यहां पे सिर्फ क्या किया गया, एक्स एवरेज एंड एक्स स्क्वायर एवरेज इन दोनों का वैल्यू रिप्लेस कर दिया गया। तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फॉर द गिवन वेव फंक्शन विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, इस तरीके से हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so correct option is B. Okay, next second problem, ये नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था। If a particle is represented by the normalized wave function this, then the uncertainty in its momentum, 4 ऑप्शंस गिवन है। सो क्वेश्चन में पार्टिकल का वेव फंक्शन गिवन है, पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में कितना अनसर्टेनिटी है ये पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
uncertainty in the linear momentum of the particle can be written as this. अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का जो जनरल फॉर्मूला बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px कैलकुलेट करना है एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अगर हमने ये दोनों कैलकुलेट कर लिया, वहां से हम आसानी से अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम क्या है ये बता पाएंगे। क्लियर? तो पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px कैलकुलेट करते हैं। यह हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। इफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज a रियल फंक्शन, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू of the linear momentum of the particle is equal to 0. पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर रियल फंक्शन है तो लीनियर मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होता है, 0. So since the given wave function is a real function, क्वेश्चन में पार्टिकल का जो वेव फंक्शन गिवन है ये रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px कितना आएगा, 0. ये कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, हम प्रॉपर्टी से ही बता सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में लेक्चर 3 में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो सिंस गिवन वेव फंक्शन रियल है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। Expectation value of px square according to the basic definition of expectation value can be written as this. ध्यान रखिएगा, गिवन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 1. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप साई के बदले ये रिप्लेस किया गया, साई स्टार, इसके बदले ये आ जाएगा। साई रियल फंक्शन है इसलिए साई स्टार और साई सेम होगा, और जो px स्क्वायर ऑपरेटर है उसको हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू डेल x2। एज वी नो दैट px ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल डेल x, तो px स्क्वायर हो जाएगा दिस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर है ये इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस ऑपरेटर को इस साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये ऑपरेट करने का बेसिकली मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट पार्ट थे दिस वन माइनस एच कट स्क्वायर एंड दिस वन, इन तीनों का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे लिख दिया गया। ठीक है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -2, रिमेनिंग पार्ट सेम। नाउ ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। इस चेक। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज है वो यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस कीजिए, फाइनल आंसर इज दिस। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px स्क्वायर
for the given wave function is 5h cut square by 2a square. ठीक है, ये काफी सिंपल कैलकुलेशन है. Now एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px स्क्वायर का यूज करके हम अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू दिस, एवरेज ऑफ px एंड एवरेज ऑफ px स्क्वायर रिप्लेस किया गया है, तो अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. इस लेक्चर में जो लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट 2015 में पूछा गया था. प्रॉब्लम है ये. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi1 और psi2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन है. psi1 और psi2 क्या है? आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन विथ आइगन वैल्यूज E1 एंड E2. फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल एनर्जी अनसर्टेनिटी कितना है ये पूछा गया है. 4 ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एनर्जी अनसर्टेनिटी कैन बी रिटन एज दिस. सेम फॉर्मूला यूज किया गया है जो पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया था. यहां पर भी हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ E एंड एवरेज वैल्यू ऑफ E स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. वहां से हमें एनर्जी अनसर्टेनिटी पता चल जाएगा. ठीक है, नाउ ये लेक्चर 4 में डिस्कस किया गया था. स्टेट ऑफ द पार्टिकल psi अगर psi1 और psi2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A फॉर द स्टेट psi विल बी इक्वल टू समेशन मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर lambda I डिवाइडेड बाय समेशन मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर. लेक्चर 4 में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया गया था. एंड ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन psi1 एंड psi2 आर आइगन स्टेट्स of the operator A cap. आप लोग लेक्चर 4 रिवाइज कर लीजिए. ये जो कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा. ये लेक्चर 4 में डिटेल्स में डिस्कस किया गया था. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन psi1 एंड psi2 आर आइगन स्टेट ऑफ A cap ऑपरेटर. नाउ देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है. psi1 और psi2 किसका आइगन स्टेट है? हैमिल्टोनियन का. ये मेंशन किया गया है. psi1 psi2 आर आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन और आइगन वैल्यूज क्या है? E1 E2. तो psi1 H कैप का आइगन स्टेट है, तो हम लिख सकते हैं H कैप psi1 इक्वल टू E1 psi1. psi1 आइगन स्टेट है, E1 आइगन वैल्यू है. सिमिलरली psi2 is an eigen state of Hamiltonian corresponding to eigen value E2. So psi2 हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू कितना है? E2. तो क्वेश्चन में यही गिवन है. psi1 एंड psi2 हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यूज है E1 E2. तो इसका मतलब जो psi1 psi2 है
वो हैमिल्टोनियन स्क्वायर का भी आइगन स्टेट होगा। psi1 psi2 अगर हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है तो हैमिल्टोनियन स्क्वायर का भी आइगन स्टेट होगा, और आइगन वैल्यू कितना होगा, E1 स्क्वायर एंड E2 स्क्वायर। तो psi1 psi2 हैमिल्टोनियन का भी आइगन स्टेट है एंड हैमिल्टोनियन स्क्वायर का भी आइगन स्टेट है। डिफरेंस सिर्फ किस पॉइंट पे आएगा, हैमिल्टोनियन के लिए आइगन वैल्यूज होंगे E1 एंड E2, हैमिल्टोनियन स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यूज होंगे E1 स्क्वायर एंड E2 स्क्वायर। जस्ट आइगन वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जो हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है वो हैमिल्टोनियन स्क्वायर का भी आइगन स्टेट है। इसीलिए एवरेज एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी स्क्वायर, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो psi1 और psi2 है वो एनर्जी का भी आइगन स्टेट है, एनर्जी स्क्वायर का भी आइगन स्टेट है। हैमिल्टोनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो psi1 psi2 एनर्जी और एनर्जी स्क्वायर दोनों का आइगन स्टेट है। इसलिए ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, एंड एवरेज ऑफ एनर्जी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में बताया गया वही यूज किया जा रहा है। नाउ जो क्वेश्चन में स्टेट ऑफ द पार्टिकल गिवन था वो है psi इक्वल टू psi1 प्लस psi2। तो C1 और C2 कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, बोथ आर इक्वल टू 1। C1 भी 1 है और C2 भी 1 है। तो अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समेशन को एक्सपेंड किया गया, C1 और C2 के बदले 1 रिप्लेस किया गया है, एंड एनर्जी के आइगन वैल्यूज क्या हैं, E1 एंड E2। ठीक है, तो एवरेज ऑफ एनर्जी आ जाएगा 1/2 इंटू E1 प्लस E2। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सिमिलरली एवरेज ऑफ एनर्जी स्क्वायर के फॉर्मूले में भी C1 और C2 के बदले 1 रिप्लेस किया गया। एनर्जी का आइगन वैल्यू था E1 E2, तो एनर्जी स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। यहां पे जो लैम्डा आई है ये बेसिकली आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी का आइगन वैल्यू अगर E1 E2 है तो एनर्जी स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। ये कुछ देर पहले अभी डिस्कस किया हमने। हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू अगर E1 E2 है तो हैमिल्टोनियन स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। ना इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एवरेज ऑफ एनर्जी स्क्वायर ये आ जाएगा। देयरफॉर एनर्जी अनसर्टेनिटी हम ये लिख सकते हैं, यहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E स्क्वायर जो यहां पे कैलकुलेट किया गया था वो रिप्लेस कर दिया गया है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या फॉर्मेट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी होल स्क्वायर चला आएगा। सो एनर्जी अनसर्टेनिटी
इक्वल टू दिस। जस्ट यहां पे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है, बिकॉज ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ही आ रहा था। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी अनसर्टेनिटी इन द गिवन स्टेट आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ E1 माइनस E2। यहां पे मॉड्यूलस सन इसलिए लिया गया है बिकॉज अनसर्टेनिटी इन एनी फिजिकल ऑब्जर्वेबल ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए यहां पर मॉड्यूलस साइन कंसीडर किया गया है। अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल एनर्जी अनसर्टेनिटी इक्वल टू दिस। क्लियर? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। तीनों प्रॉब्लम में अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैलकुलेट करने के लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था। पहले क्वेश्चन में पोजीशन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना था, दूसरे प्रॉब्लम में मोमेंटम अनसर्टेनिटी, तीसरे प्रॉब्लम में एनर्जी अनसर्टेनिटी। तो किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल में अगर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अनसर्टेनिटी का? अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होल स्क्वायर। किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाता है उनको आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। So thank you very much everyone for watching the video.